क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश ने समुद्र के नीचे से एक पूरा पहाड़ निकालकर बाहर रख दिया? जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसा पहाड़ जो 71 मिलियन क्यूबिक फीट से भी बड़ा था। लेकिन उनके लिए यह काफी नहीं था। इसके बाद उन्होंने समुद्र की जमीन से लगभग 529 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी, रेत और पत्थर निकाल लिए। यह इतना विशाल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इस मटेरियल को कहीं फेंका नहीं, बल्कि समुद्र से ही 247 एकर्स की नई जमीन छीन ली। यह सचमुच में समुद्र पर इंसान की जीत जैसी कहानी है। आखिर एक देश समुद्र के साथ इतना बड़ा खेल क्यों कर रहा था? क्यों उन्होंने पानी के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया? इसका जवाब छुपा है एशिया के देशों के साथ एक गहरे रिश्ते में, जो उनकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो चलिए आज डिटेल में समझते हैं इजराइल के इस अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग मार्वल के पीछे की पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। द रियल प्रॉब्लम, एशिया से ट्रेड का कनेक्शन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इजराइल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इजराइल एक ऐसा देश है जो कई चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है। अपनी जरूरत का लगभग 25 से 30% सामान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़े और दूसरे प्रोडक्ट्स, वो एशिया के देशों से ही इंपोर्ट करता है। यह ट्रेड उसके लिए सिर्फ सामान का आयात नहीं, बल्कि उसकी पूरी इकोनॉमी को चलाने वाला इंजन है। अब सवाल उठता है कि एशिया से आने वाले यह बड़े बड़े जहाज आखिर इजराइल में कहां रुकते हैं? सबसे सीधा और लॉजिकल जवाब लगता है आइलत पोर्ट, जो देश के बिल्कुल साउथ में रेड सी के किनारे पर है। एशिया से आने वाले जहाजों के लिए यह सबसे सीधा और छोटा रास्ता है, बिना किसी लंबे चक्कर के। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। एइलात पोर्ट मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल तैयार नहीं था। एइलात पोर्ट एक ऐसा रास्ता जो मंजिल तक नहीं जाता। आज कल की दुनिया में समय ही पैसा है, और शिपिंग कंपनियां बड़े से बड़े जहाज इस्तेमाल करती हैं ताकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा सकें। जैसे कि पैनामैक्स शिप्स जो 5000 कंटेनर्स ले जा सकती हैं, या फिर उनसे भी बड़े नियो पैनामैक्स शिप्स जो 14000 कंटेनर्स तक ले जाते हैं। इन जहाजों का ड्राफ्ट यानी पानी के नीचे का हिस्सा 50 फीट तक गहरा होता है, लेकिन एइलात पोर्ट के पास पानी की गहराई सिर्फ 31 से 33 फीट थी। यह ऐसा ही है जैसे आप एक बड़े ट्रक को छोटी सी गैराज में पार्क करने की कोशिश कर रहे हो। यह मुमकिन ही नहीं था। इसका मतलब साफ था, यह बड़े जहाज वहां आ ही नहीं सकते थे। तो क्या पोर्ट को गहरा नहीं किया जा सकता था? यह इतना आसान नहीं था। एइलात के पास दुनिया के कुछ सबसे खास और अनमोल कोरल रीफ्स हैं। यह दुनिया के सबसे उत्तरी कोरल रीफ्स में से एक हैं और बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पोर्ट को गहरा करने के लिए समुद्र की खुदाई एक ड्रेजिंग की जाती, तो उससे उठने वाली मिट्टी और गंदगी इन कोरल्स को हमेशा के लिए खत्म कर देती। इसके अलावा एइलात की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है। बीच पर छुट्टियां मनाने आए लोगों को कंस्ट्रक्शन और बड़े बड़े कंटेनर शिप्स का शोर और नजारा बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इन सबसे भी बड़ी प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक्स। एइलात देश के मेन शहरों जैसे तेल अवीव और जेरूसलम से 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, और वहां तक कोई डायरेक्ट रेलवे लाइन भी नहीं है। मतलब सारा सामान पहले जहाजों से उतारो, फिर उसे ट्रकों पर लादो, और फिर रेगिस्तान के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाओ। इसमें समय और पैसा दोनों बहुत बर्बाद होता, जिससे आखिर में सामान आम आदमी के लिए और महंगा हो जाता। इसलिए इजराइल ने समझा कि एइलात पर पैसा लगाना सही फैसला नहीं होगा। असली हीरो हाइफा पोर्ट का मेगा मेकओवर। जब एइलात का ऑप्शन बंद हो गया तो इजराइल ने अपना फोकस मेडिटेरेनियन कोस्ट पर मौजूद अपने दूसरे बड़े पोर्ट्स अशडोद और हाइफा पर किया, और इनमें से हाइफा पोर्ट को एक अनबिलीवेबल मेकओवर के लिए चुना गया। 2015 से पहले हाइफा एक आम पोर्ट था, लेकिन यह दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। तभी शुरू हुआ एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। इजराइल का टारगेट था हाइफा पोर्ट को इतना गहरा करना कि यहां ULCV यानी अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स, जो 18,000 से ज्यादा कंटेनर्स ले जाते हैं, आराम से आ सकें। इसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग शुरू हुई। इस काम के लिए खास मशीनों जैसे चेन बकेट ड्रेजर्स का इस्तेमाल किया गया, जो एक लगातार घूमने वाली चेन पर लगी बाल्टियों से समुद्र की सतह को खुरचती हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड ड्रेजर्स का भी इस्तेमाल हुआ, जो एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं और पानी और मिट्टी के मिक्सचर को सीधा अपने अंदर खींच लेते हैं। इन मशीनों ने मिलकर हाइफा के पास समुद्र के नीचे से 529 मिलियन क्यूबिक फीट मटेरियल निकाला।
यह इतना ज्यादा है कि समुद्र की लहरें इसे धीरे धीरे वापस भर सकती हैं, इसलिए आज भी वहां रेगुलर सफाई और ड्रेजिंग चलती रहती है। समुद्र से जमीन छीन ली, द बर्थ ऑफ बे पोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, इस 529 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी का क्या हुआ? इसमें से लगभग 353 मिलियन क्यूबिक फीट मटेरियल का इस्तेमाल करके इजराइल ने समुद्र के अंदर 207 एकर्स की एक नई आर्टिफिशियल जमीन तैयार कर दी। इस जमीन को बनाने का प्रोसेस भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले समुद्र में एक जगह चुनकर उसके चारों तरफ मेटल की मजबूत दीवारें खड़ी की गईं ताकि एक सूखा एरिया बन सके। फिर उसके अंदर लेयर बाय लेयर रेत और मिट्टी डाली गई और हर लेयर को हैवी मशीनों से तब तक दबाया गया जब तक कि वो पत्थर जैसी मजबूत ना हो जाए। इस जमीन के अंदर पानी निकलने के लिए ड्रेनेज पाइप्स भी बिछाए गए ताकि यह हमेशा स्थिर रहे। इस नई जमीन पर बनाया गया एक स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल जिसका नाम है बे पोर्ट। यहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े और एडवांस्ड क्रेन्स लगाए गए जो 1 घंटे में कई दर्जन कंटेनर्स उतार और चढ़ा सकते हैं। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। ट्रक्स के लिए ऑटोमेटेड एंट्री गेट्स हैं जो लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजन करके काम करते हैं जिससे ट्रैफिक जैम ना हो। कंटेनर्स को संभालने के लिए रिमोट से चलने वाले स्टेकर क्रेन्स हैं जो बिना किसी गलती के सामान को सही जगह पर रखते हैं। इस टर्मिनल को सीधे देश के नेशनल हाईवेज और रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया ताकि सामान पोर्ट से निकलते ही तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। पोर्ट को समुद्र की तेज लहरों से बचाने के लिए सालों साल चलने वाले विशाल ब्रेक वाटर्स यानी समुद्री दीवारें भी बनाई गईं, जिनमें 5.3 मिलियन टन पत्थर और 43,000 से ज्यादा कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ। इस मेगा प्रोजेक्ट का नतीजा क्या निकला? इस पूरे मॉडर्नाइजेशन का इजराइल को जबरदस्त फायदा हुआ। आज हाइफा पोर्ट पर 18,000 TEU या उससे भी बड़े जहाज आ सकते हैं। इससे शिपिंग की कॉस्ट बहुत कम हो गई। अब कंपनियों को 3 छोटे जहाज भेजने की जगह एक ही बड़ा जहाज भेजना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों बचता है। इसके साथ ही हाइफा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का एक बड़ा ट्रांजिट हब बन गया। मतलब एशिया से आया सामान हाइफा में उतारा जाता है और फिर यहां से छोटे जहाजों में ग्रीस, साइप्रस और इजिप्ट जैसे पड़ोसी देशों में भेजा जाता है। इससे इजराइल को ट्रांजिट फीस से भी एक्स्ट्रा इनकम होती है। इस प्रोजेक्ट ने देश के नॉर्दर्न हिस्से में हजारों नई जॉब्स पैदा की, सिर्फ पोर्ट पर ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिपेयर जैसे जुड़े हुए सेक्टर्स में भी। इसने वहां की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया। हम इससे क्या सीख सकते हैं? अब आप सोचिए, इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? एक ऐसा देश जिसके पास हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और जिसका ट्रेड पूरी दुनिया से लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे लिए भी अपने पोर्ट्स को फ्यूचर रेडी बनाना कितना जरूरी है। इजराइल की तरह हमारे सामने भी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती हमेशा रहती है। हाइफा पोर्ट की कहानी हमें सिखाती है कि लॉन्ग टर्म विजन, बोल्ड डिसीजंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम भी अपनी समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ सामान उतारने और चढ़ाने वाले पोर्ट्स नहीं, बल्कि ऐसे स्मार्ट, ऑटोमेटेड और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स हब बनाने होंगे जो दुनिया के बेस्ट पोर्ट्स को टक्कर दे सकें। सही प्लानिंग से हम न सिर्फ अपने देश की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने रीजन में एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हब बनकर उभर सकते हैं। ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स एक देश की किस्मत बदल सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।